किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। नमस्कार दोस्तों, कुछ किस्से कुछ कहानियां में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है हरिशंकर परसाई की लिखी हुई आना ना आना राम कुमार का। तो देर न करते हुए आइए कहानी शुरू करते हैं। आना न आना राम कुमार का। बदनामी अपनी कई तरह की है। एक यही है कि भाषण देने के, उद्घाटन करने के और मुख्य अतिथि होने के भी पैसे ले लेता हूं। मगर बदनामी इससे भी आगे बढ़ गई है। ये मुझे उस दिन मालूम हुआ। मैं एक शहर व्यक्तिगत काम से गया था। दूसरे दिन शाम को स्थानीय कॉलेज के 2-3 लड़के अपने अध्यापक के साथ आए। मैं खुद परेशान था कि इस शहर में कोई कॉलेज वॉलेज या कोई संस्था है या नहीं है, तो कोई आता क्यों नहीं। 36 घंटे किसी छोटे शहर में लेखक को पड़े हो जाएं और कोई ना आए तो भी मन न जाने कैसा कैसा करता है। खैर, वे आए तो तबीयत हरी हो गई। उन्होंने कहा, कल हम लोग कॉलेज में आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैं झूठे संकोच नहीं पालता। मैंने कहा, कर डालो, शुभ काम है। कितने बजे आ जाऊं? वे बोले, 4 बजे प्रोग्राम रखा है, हम आपको लेने आ जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार रहूंगा। बात खत्म होनी चाहिए थी। अब आगे कॉलेज के बारे में या मौसम के बारे में या साहित्य के बारे में ही बात हो सकती थी, पर वे गुमसुम बैठे थे। आखिर एक लड़के ने निहायत भोलेपन से कहा, कितना रुपया लेंगे? मैं काफी बेहया हूं, मगर इस बात ने मेरी भी चमड़ी उधेड़ दी। बदनामी इतनी आगे बढ़ गई है कि सम्मान करने वाला जानता है कि ये नीच सम्मान करवाने के भी रुपये लेगा। कैसा बेशर्म है। ये सही है कि किसी समारोह में जाना स्वीकार करते वक्त ही पत्रम पुष्पम कहलाने वाली रकम का अंदाज दोनों पार्टियों को रहता है। मैं पहुंचते ही आयोजकों के चेहरों, व्यवहार और आवभगत से हिसाब लगाना शुरू कर देता हूं कि ये अच्छे पैसे देंगे या नहीं। कभी ऐसा भी हुआ है कि ज्यादा आवभगत करने वालों ने रुपए मुझे कम दिए हैं। लेखक का शंकालु मन है, शंका ना हो तो लेखक कैसा। मगर वे भी लेखक हैं जिनके मन में न शंका उठती है न सवाल। ज्यादा आवभगत होने लगे तो आशंका होती है कि ये पैसे कम होंगे। मैं मन ही मन कहता हूं, भैया ज्यादा कर रहे हो, नॉर्मल हो जाओ तो मैं भी नॉर्मल हो जाऊं। तुम्हारी आवभगत के हिसाब से मेरी घबराहट भी बढ़ रही है। समारोह के बाद एक लिफाफा दिया जाता है। इस लिफाफे से मुझे सख्त चिढ़ है। हर लिफाफे से मुझे चिढ़ है। लिफाफा हमेशा अपने और दूसरों को धोखा देने के काम आता है। लिफाफा देखकर मैं बेचैन हो उठता हूं। पता नहीं कितने हैं भी या नहीं। चारों तरफ अंधकार, कोई रोशनी देने वाला नहीं। मैं विरागी की तरह लिफाफा लेकर जेब में रख लेता हूं, जैसे तुच्छ माया है, पर मन बेचैन रहता है। मैं बातें करते करते हाथ जेब में डालकर नोटों को टटोलकर रकम का अंदाजा लगा लेता हूं। ये अभ्यास मुझे हो गया है। अगर इसमें नाकामयाब हुआ तो बाथरूम तो कहीं गया नहीं ना। मैं बाथरूम में जाकर गिन लेता हूं। रकम की अनिश्चितता की बेचैनी सबको होती है। जिन्हें नहीं होती वे आदमी नहीं हैं, और हैं भी तो झूठे हैं। बहुतों में बाथरूम में घुसकर गिनने का नैतिक साहस नहीं होता, और वे अशांत मन लेकर औपचारिक सद्भावना और संतोष निभाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। गिन कर निकलता हूं और रकम संतोषप्रद होती है तो उन लोगों से कहता हूं, आपका ये इलाका बहुत प्रगतिशील है। मैं बहुत जगह घूमा हूं, पर ऐसा आगे बढ़ा हुआ क्षेत्र मुझे कम ही मिला है। पर अगर रुपए कम हुए तो कहता हूं, ये इलाका पिछड़ा हुआ है, इसे अभी बहुत प्रगति करनी है। 10-15 रुपए के हेर फेर में पूरे इलाके को प्रगतिशील या पिछड़ा हुआ घोषित कर देता हूं। समारोह खत्म हो गया था। मुझे पहली गाड़ी से ही लौटना था। सामान बन चुका था
होटल के कमरे में स्थानीय प्रबुद्ध जन और बंधु बैठे थे और मेरे भाषण की तारीफ कर रहे थे। मुझे तारीफ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखता था। रामकुमार अभी तक नहीं आए। रामकुमार वे सज्जन थे जिनके पास मेरे पैसे थे। मैंने उन लोगों से कहा, रामकुमार अभी तक नहीं आए? वे बोले, आते ही होंगे। एक अध्यापक कहते हैं, सोचने की नई दिशा देते हैं आप। दिशा? दिशा तो सही वह है जिससे रामकुमार को आना है। नहीं बताना मुझे दिशा, और सोचने की भी कोई खास जरूरत नहीं है। मुझे तो ये बताओ कि रामकुमार अब तक क्यों नहीं आए? वे बंधु कहते हैं, एक कप चाय हो जाए। चाय आती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। रामकुमार ने मेरा स्वाद छीन लिया। एक दो घूंट लेता हूं और फिर कहता हूं, रामकुमार नहीं आए? वे नहीं जानते कि मैं बार बार रामकुमार को क्यों पूछता हूं। अब मैं अपने को धिक्कारता हूं। लोभी, तू भी कोई लेखक है? लेखक क्या ऐसा होता है? धिक्कार है। थोड़ी देर इस धिक्कार से मन को संभालता हूं, पर फिर पूछ उठता हूं, रामकुमार क्यों नहीं आए? अब उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। वे शायद सोचते हैं कि कुछ घंटों में ही इन्हें रामकुमार इतने पसंद आ गए और हम कुछ नहीं। एक सुंदरी आती है, कहती है, बड़ा सुंदर भाषण था आपका। मुझे ऊष्मा का अनुभव नहीं होता। इस वक्त विश्व सुंदरी भी रामकुमार से घटिया है। सुंदरी मेरी हूं हां से निरुत्साहित होती है। पर देवी, मैं क्या करूं? रामकुमार तो नहीं आए। अगर वे आ गए होते तो मैं तुमसे बड़े रस से बातें करता। मैं मन को फिर संभालने की कोशिश करता हूं। बेवकूफ, परेशान क्यों होता है? पैसा ही तो सब कुछ नहीं है। 2000 लड़कों ने तुम्हारा भाषण सुना। इनमें से अगर 50 भी बिगड़ गए तो जीवन सार्थक हो गया। जब तुम बोल रहे थे तब उन लड़कों से चाहे तो तुड़वा सकते थे, परंपरा से लेकर भाग्य विधाताओं के हाथ पांव तक। मेरा मन थोड़ा ऊंचा उठता है, मगर 1 मिनट में ही फिर गिरता है और मैं कहता हूं, रामकुमार अभी तक नहीं आए। उनमें एक बुजुर्ग अध्यापक मेरी बेचैनी समझ गए। उन्होंने अलग ले जाकर कान में कहा, रामकुमार शायद सीधे स्टेशन पैसे लेकर पहुंचे। चिंता मत करिए, अगर न भी आए तो हम भिजवा देंगे। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? जरूर पहले से मुझे चरका देने की योजना बन चुकी है। मुझे याद आया लखनऊ का वो वाकया। 3 प्रोफेसर लोग मुझे आगरा की गाड़ी में बिठाने आए। मैं समझा ये रुपया लाए होंगे, पर वे कहने लगे कि हम समझे प्रिंसिपल साहब ने आपको दे दिए होंगे। आगरा की गाड़ी सामने खड़ी थी और मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं थे। तब उन अध्यापकों ने चंदा करके मेरे लिए टिकट खरीदा। पैसे मेरे आज तक नहीं आए। मैं ज्यादा बेचैन हो गया। गाड़ी का वक्त हो गया। उन लोगों ने डिब्बे में मेरा सामान रखवाया। बैठते बैठते मैंने फिर दोनों सड़कों पर नजर दौड़ाई और कहा, रामकुमार अभी तक नहीं आए। स्टेशन पर दूर दूर तक रामकुमार कहीं नहीं है। मेरी घबराहट बढ़ती है। मैं कहता हूं, रामकुमार तो नहीं आए। वे अब जवाब नहीं देते, परेशान हो गए हैं। हम प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करते हैं। वे लोग साहित्य और राजनीति की बातें करते हैं। मेरा मन नहीं लगता। मेरे मन में रामकुमार की छवि समाई है। दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी रवाना होने को तैयार खड़ी है। तभी एक औरत सिर पर पोटली रखे भागती है और उसका पीछा एक साधु कर रहा है। औरत उस डिब्बे में घुस जाती है। साधु उसे बाहर घसीटकर प्लेटफॉर्म पर डाल देता है। औरत चीखती है, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। साधु उसे एक लात मारकर कहता है, रहेगी कैसे नहीं। हंगामा मच जाता है। पुलिस वाला आता है, साधु को डराता है तो साधु कहता है, ये मेरी घरवाली है, मैं इसे ले जाऊंगा। मेरे पास के डिब्बे में बैठी एक स्त्री दूसरी से कहती है, बाई, जब इंद्री पे बस नहीं है तो साधु क्यों होते हैं। बढ़िया प्लॉट है कहानी का, पकड़ लूं इसे, डायलॉग दिमाग में जमा लूं, पर मेरा दिमाग प्लॉट में भी नहीं लगता। थोड़ी देर बाद फिर कह उठता हूं, रामकुमार नहीं आए। गाड़ी आधा घंटा लेट है। अब मेरे मन को थोड़ी राहत मिलती है। रामकुमार के आने की उम्मीद मैं छोड़ता नहीं हूं। उन्हें आधा घंटे का समय और मिल गया है। मैं प्लेटफॉर्म पर दोनों तरफ देखता हुआ उन लोगों के साथ घूम रहा हूं।
वे ज्ञान चर्चा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मेरा किसी में मन नहीं लगता। इतने में राम कुमार आते दिखाई देते हैं। वे लोग एक साथ कहते हैं, लीजिए आ गए आपके राम कुमार। राम कुमार पसीने से लथपथ हैं। कहते हैं साइकिल पंचर हो गई थी, उसे सुधरने देकर लाइन लाइन भागता हुआ आया हूं। मेरी बेचैनी कम होती है, मगर ये राम कुमार जेब में हाथ क्यों नहीं डालते, लिफाफा क्यों नहीं निकालते, गपशप में क्यों उलझे हैं? मैं इंतजार कर रहा हूं, ये कब जेब में हाथ डालते हैं। वे जेब में हाथ नहीं डालते। तरकीबें मुझे बहुत आती हैं। मैं अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहता हूं, राम कुमार जी टिकट ले लीजिए। राम कुमार मुझे रोकते हैं, नहीं नहीं मैं टिकट ले आता हूं। राम कुमार मुझे अलग ले जाकर लिफाफा देते हैं। कहते हैं, इतने रुपए ठीक है ना? अब बाथरूम जाने की जरूरत नहीं। राम कुमार ने स्वयं राशि बता दी है। टिकट आ जाता है। मैं कहता हूं, भाई चाय पी जाएगी, चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहता हूं, यहां के लोग काफी प्रबुद्ध हैं। मैं देख रहा था, वे लोग बड़े ध्यान से मेरी बातें सुन रहे थे और समझ रहे थे। कई जगह तो मैंने अनुभव किया है कि मैं बोल रहा हूं और कोई समझ नहीं रहा है। इस मामले में आपका ये क्षेत्र काफी आगे बढ़ा हुआ है। राम कुमार आ गए थे ना। अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई की यह व्यंग रचना आना न आना राम कुमार का। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल कुछ किस्से कुछ कहानियां को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर दिलचस्प कहानी की पूर्व सूचना समय से मिलती रहे। और हां, एक गुजारिश और, आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपनी टिप्पणी और प्रोग्राम के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना भूलिएगा नहीं। ये हमें इस प्रोग्राम को और प्रभावशाली बनाने में मदद करेगा। कुछ किस्से कुछ कहानियां, अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से कुछ कहानी।